हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने लेक्चर 2 में आए हैं एमसीक्यू सेशन का। 10 क्लास हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यूज की देखने वाले हैं। ये हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लीज एक बार जाके वीडियोस जरूर देख लेना। देखो, कहने के लिए तो भाई 15 क्वेश्चन है, लेकिन कहने के लिए एक बार एक्सप्लेनेशन देखोगे तो कम से कम हर एक के 5 से 6 टॉपिक्स तो मैंने डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। मतलब वो टॉपिक तैयार कराने की कोशिश किया हूं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस 30 मिनट में आप 30 से ऊपर फैक्ट्स को समझ सकते हो, घोट नहीं समझ सकते हो। इस चीज को दिमाग में रखना। और ये समझ ही एग्जाम क्रैक करने में महती भूमिका निभाने वाली है। मैंने आप सबसे कहा था कि 10 साल के एमसीक्यूज में 15 क्वेश्चंस करके कंप्लीट करा दूंगा, बट आप लोग 30 ईयर के एमसीक्यूज जरूर करना, क्योंकि ये बड़ी ज्यादा भूमिका निभाने वाले हैं आपके चयन में। अच्छा, अब हम लोग सीधा बिना बातचीत किए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारा क्या था? वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। अब लोग देखो अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो क्वेश्चन का है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। यानी गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा, गांधीज्म जिंदा रहेगा। अब जाहिर सी बात है, इसमें आपको गांधी जी का गुस्सा नहीं दिख रहा है। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यानी तुम इंडिविजुअली गांधी को मार सकते हो लेकिन गांधी के प्रिंसिपल्स को कभी गलत नहीं कर सकते हो। ये खुद कौन कह रहा है? गांधी जी। यानी ये एक ऐसा दौर रहेगा जब गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। सोचो, ऐसा कौन सा दौर रहेगा कब गांधी जी का हम लोग विरोध कर सकते हैं? तो हमको पता है भगत सिंह की वो फांसी वाला दौर याद करो। आप लोग भी कहते हो कि गांधी जी चाहते हैं तो भगत सिंह को बचा लेते हैं। लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 5 मार्च 1931 को। ये डेट आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। और इस समय गांधी जी एक मूवमेंट चला रहे हैं। उस मूवमेंट का नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा मूवमेंट चला रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखो, तो इस गांधी, अच्छा इसमें वायसराय कौन है? तो मैंने बोला गांधी इरविन पैक्ट बोला, इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस समय वायसराय हमारा कौन है? तो हमारा इरविन वायसराय था। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी, जिसमें बहुत सारे डिमांड्स, इनमें एक डिमांड था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, और इरविन ने इस बात में सहमति मान ली। लेकिन इरविन भगत सिंह जी को राजनीतिक कैदी नहीं मान रहा था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने भगत सिंह को नहीं छोड़ा, बाकी लोग को छोड़ दिया। तो गांधी जी का इसी के लिए एक विरोध होता है। इस पैक्ट में लोगों की उम्मीद थी कि गांधी जी भगत सिंह को बचा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद से जो बड़ी घटना है, जो आपका गांधी मतलब कांग्रेस का जो सम्मेलन होने वाला था वो 1931 का सम्मेलन होने वाला था। 1931 का कराची अधिवेशन होने वाला था, ध्यान देना। और 1931 के इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ता है। ध्यान देना है, इसी अधिवेशन में गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ता है। आंसर क्या आया? कराची अधिवेशन। तो यानी कराची अधिवेशन में ही लोगों ने क्या बोला होगा? कराची अधिवेशन में ही बोला होगा। अच्छा, कराची अधिवेशन अगर आपसे बोले कि ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, तो ये 45वां, ठीक है, 45वां यानी 45th, 45, ठीक है, ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। ठीक है, संख्या के हिसाब से तो ये 45वां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। ठीक है, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। आगे क्या समझना है अब हम लोग देख लेंगे। देखो यहां पे जो कलकत्ता 28 लिखा है, 27, 28, 29 और 31, ये 4 अधिवेशन है। देखो जो आपका 27वां अधिवेशन है ये कहां पे हुआ था? ये मद्रास में आपका हुआ था। ठीक है, 27वां अधिवेशन आपका मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर M.A. अंसारी ने। डॉक्टर M.A. अंसारी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये हमने मांग क्या रखी थी इसमें? तो पूर्ण स्वाधीनता इसमें हमारा मांग था, पूर्ण स्वाधीनता।
ये हमारी मांग थी इसमें। इसी तरीके से जो 44th कराची अधिवेशन है, मौलिक अधिकारों की मांग आपको पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब रखा गया था, तो मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग ये इस अधिवेशन में 45th, ठीक है, यानी 45वें अधिवेशन में थी मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे 28th, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की, तो 28th वाला जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने, ध्यान देना, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की है। और इसमें ध्यान देना है, ठीक है, ये आपका हो गया 27 वाला महीने, सॉरी, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग हो गई, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कर दिया। इसके ऐसे आपको बताओ 29 वाला आपका क्या हुआ, लाहौर में, ये आपका हो गया लाहौर वाला, ठीक है, लाहौर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसकी अध्यक्षता किया है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए और है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक, ये देख लेना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, एक एक चीज लगभग हम लोगों ने देख लिया। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें थी, तो लाहौर अधिवेशन में मांग थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसमें थी, 1927 मद्रास में थी। मौलिक अधिकारों की मांग का संबंध किससे, कराची अधिवेशन से संबंधित है, ठीक है। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देते हैं। देखो 1935 का मेरे मित्र एक्ट आया था, 1935 का, ठीक है, जो एक्ट आया था। अब इस चीज को यहां पे आप लोग देखोगे, कह रहा है कि 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितनी महीनों तक चला। तो भाई इलेक्शंस, प्रांतों में इलेक्शंस होंगे, ये 1935 के एक्ट में था। इसके तहत क्या हुआ भाई, इलेक्शंस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इलेक्शन से स्टार्ट हुए। और इस इलेक्शन, पहले तो क्वेश्चन देखो, जो अब ये गवर्नमेंट चलती है, ये 28 महीने गवर्नमेंट चलती है। क्यों 28 महीने में शासन क्यों गिर जाता है, जब 1935 के एक्ट के तहत जब 1937 में पहली बार, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो रीजन समझना, हमको पता है भैया 1939 के अराउंड स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो जाता है। और ब्रिटेन क्या चाहेगा, ब्रिटेन ये चाहेगा कि भारत वर्ल्ड वार 2 में किसके साथ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह हमारे साथ रहे। और ब्रिटेन इतना ही नहीं चाहेगा, ब्रिटेन ये भी चाहेगा कि वर्ल्ड वार 1 की तरह जिस तरह भारतीय नेता, भारतीय लीडरशिप हमारे पक्ष में थी, इस बार भी हमारे पक्ष में रहे। लेकिन भारतीय लीडरशिप पक्ष में नहीं रहती इस बार, न गरम दल वाले इनके साथ रहते हैं, ना नरम दल वाले इनके साथ रहते हैं। सीधी सी बात है, कांग्रेस का एक ही मांग था कि भैया हम आपका साथ देंगे, आप वादा करो हमको पूर्ण स्वराज्य दोगे, यहां से छोड़ छाड़ के भाग जाओ इसके बाद। लेकिन इंग्लिश के द्वारा कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया, बिना कांग्रेस की अनुमति के भारत को वर्ल्ड वार 2 में ढकेल दिया गया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, छोड़ छाड़ दिया। अब तो इस्तीफा हो गया भैया, इस्तीफा तो कबूल हो गया। अब क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी, तो कांग्रेस अब लग जाएगी अंग्रेजों को भगाने में। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा, थोड़ी देर बाद, एक साल प्लान होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो इसका फैक्ट सीधे याद करना मेरे दोस्त, मेरे भाई, 28 मंथ, 28 महीने इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो अरुणा आसफ अली जी के बारे में क्वेश्चन पूछा कि भाई, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली जी का संबंध किससे है। तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, इससे इनका संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अगर एक वर्ड में पूछा जाए तो कब स्टार्ट हुआ था, तो भैया 1942 में। अब देखो इसकी एक परिस्थिति, एक इसका क्रम है, हो सकता है आपसे पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ दे, दिमाग रखना। 14 जुलाई, क्रम बता दे रहा हूं मैं आपको, पेपर में आ सकता है। 1942 14 जुलाई को क्या हुआ, वो लोकेशन था वर्धा। वर्धा में एक CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा इस बात का कि भैया हम लोग क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे, ठीक है। 7 to 8 अगस्त को, 7 to 8 अगस्त को 2 दिवसीय मीटिंग थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की या कांग्रेस की, ठीक है। कहां पर, ग्वालिया टैंक मैदान में। ग्वालिया टैंक मैदान कहां पे है,
आप लोग कमेंट कर सकते हो, ग्वालियर टैंक मैदान में। यहां पर किसने, एक बार पेपर में यही क्वेश्चन बन के आया, अभी आगे क्वेश्चन है भी, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव किसके पास रखा? कांग्रेस के पास रखा। और यह प्रस्ताव यहां से क्या हो जाएगा? मंजूर होगा। हालांकि यह प्रस्ताव कब मंजूर हुआ है? 8 अगस्त को मंजूर हुआ है। कब? 8 अगस्त को। ठीक, 8 अगस्त को यह प्रस्ताव मंजूर हुआ और डिसाइड हुआ 9 अगस्त से क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारे लीडरशिप गिरफ्तार हो जाएगी, गांधी जी को जेल में रख दिया जाएगा। किस जेल में रखा जाता है? यह पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गांधी जी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके साथ। ये दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ये अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे। अब गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो ये यानी जब लीडर है ही नहीं लेकिन मूवमेंट हो रहा है। गांधी जी ने इसे में एक नारा दिया था, गांधी जी को पता था वो गिरफ्तार हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने नारा दिया करो या मरो। तो करो या मरो, डू और डाई का नारा यहीं पे दिया गया। ठीक है भैया, ये अंतिम है, करो या मरो। करो या मरो का मतलब होता है थोड़ा मोड़ा अगर हिंसा हो भी जाती ना तो गांधी इस बार मतलब आंदोलन नहीं वापस लेने वाला है। ठीक है, ये अंतिम है भैया, खुद सोच लो। इसी के लिए कहा जाता है कि ये आंदोलन क्या था, इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन बोला जाता है इसके बारे में। ठीक है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन बोला जाता है इसके बारे में। आया समझ में? अच्छा, इसी भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट से जयप्रकाश नारायण जी का भी संबंध है। आप बता सकते हो कैसे? और ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये आप लोग कमेंट कर सकते हो। ये हो गया आपका भारत छोड़ो मूवमेंट। भारत छोड़ो मूवमेंट आपने समझ गया। अब देखो यहां पे जो मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पेश किया था, आगे मैंने देखा एक क्वेश्चन बना था, देखो यहां पे 6वां नंबर क्वेश्चन कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, क्योंकि ग्वालियर टैंक मैदान कहां पे? बंबई में है, यहीं पर यह प्रस्ताव रखा गया था 8 अगस्त को, जिसको स्वीकार किया गया। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर्स मिल गया आप लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माउंटबेटन योजना, जिसको हम लोग 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन योजना। अब हम लोग माउंटबेटन योजना को देखते हैं। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आती है? तो ये 3 जून 1947 को ये योजना आती है, माउंटबेटन योजना। ये एक्चुअली देश के विभाजन से संबंधित एक योजना है। सीधी सी बात, हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे जाएं। देश के विभाजन से संबंधित एक योजना है। अब देखो होता क्या है, यहां से बात समझना। ठीक है, 3 जून को ये योजना क्या हुई? प्रकाशित भी की गई और कांग्रेस के द्वारा इसको 3 जून को ही क्या कर लिया गया? ठीक है, ध्यान देना, स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के बाद टाइम मिलता है 10 जून का। आप लोग को टाइम नहीं याद करना है, यानी पहले किसने स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने स्वीकार किया, बाद में मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या किया? स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको स्वीकार किया था, क्योंकि ये 2 सेपरेट देश बनाने की बात बोलती है। ठीक है, 14 जुलाई को फाइनली ये डिसीजन हो गया था कि भाई ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया था। ठीक है, इस पे जो राजा थे, किंग थे, उनका सिग्नेचर हो चुका था। ठीक है, यानी एक प्रोसीजर से निकल चुका था। तो इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों का समर्थन था। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो देश के विभाजन से संबंधित थी। 3 जून प्लान किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना से संबंधित है। ये सारी बातें आप लोग दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश शासन के, भाई अगर तुमने ये पता किया कि माउंटबेटन योजना कब की है? 1947 की। ब्रिटिश शासन की निरंतरता किसी की औकात नहीं है सही कर दे। ठीक है, सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान कभी अंग्रेज कर ही नहीं सकते हैं, यह भी काट दो। 2 ऑप्शन तो बिना सोचे समझे काट दो। सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित है या देश के विभाजन से संबंधित है, यही सोचना था बस। ठीक है, आ जाओ। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तिलक जी पहले पत्रकार थे जो जेल में गए। ठीक है, तिलक जी के बुक्स का नाम आप बता भी सकते हो। बाद में इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। जब ये स्टेटमेंट देते हैं, यहां पे सिरोल लिखा है, वी सिरोल, इनका नाम एक्चुअली चिरोल था लेकिन टाइपिंग में। ठीक है, ये क्या करते हैं? देखो ये कर देते हैं भाई, ये कमेंट करते हैं तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोल देंगे। तिलक जी नाराज हो जाएंगे। तिलक जी नाराज होंगे और वी सिरोल के ऊपर क्या करेंगे? मानहानि का मुकदमा करेंगे।
विसिरोल कहाँ था? ब्रिटेन में था। अब ब्रिटेन के आदमी पे मुकदमा तो तुम भारत से कर नहीं सकते हो, तो ये मुकदमा करने कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं, मुकदमा करने ब्रिटेन जाएंगे। ठीक है, और इस वक्त तिलक जी चला क्या रहे हैं? तो होम रूल लीग चला रहे हैं, होम रूल लीग चला रहे हैं या होम रूल मूवमेंट चला रहे हैं। होम रूल मूवमेंट के कमजोर पड़ने का अगर कभी मेंस में कारण पूछना तो लिखना तिलक जी के द्वारा चिरोल के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने ब्रिटेन चला जाना, लंदन चला जाना, ये कारण है। ठीक है, ये दिमाग रखना। अगला है आजाद हिंद फौज। अब आजाद हिंद फौज थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा पढ़ लेना, ठीक है, कि कैसे सुभाष चंद्र बोस का इनसे जुड़ा होगा, क्योंकि जो मानस पुत्र माने जाते हैं आजाद हिंद फौज के, वो सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है। कौन है? एक बार रीड करना। तो एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना। मैं यहां से सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि आजाद हिंद फौज के ऊपर जो लाल किला मुकदमा चला था, ठीक है, लाल किला मुकदमा, ये 1945 की घटना है, ठीक है, 1945 की घटना है। तो लाल किला मुकदमा चला था, तो आजाद हिंद फौज के कुछ अधिकारियों के ऊपर, वो कौन कौन से अधिकारी थे वो मैं आपको लिख दूं, तो वो पीके सहगल थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, दिमाग रखना, गुरबख्श सिंह ढिल्लन थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लन थे। और ये ओपन मुकदमा था, ध्यान देना है, ओपन मुकदमा था, ये चीज दिमाग रखना। मेजर शाहनवाज हुसैन थे, ये मेन थे, ये 3 लोग, शाहनवाज हुसैन, इनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया, सजा दी गई। ठीक है, अब देखो, हालांकि फाइनली जनता के विरोध के कारण को छोड़ भी दिया गया, सजा इनकी माफ कर दी गई। ठीक है, लेकिन अब भाई ये तो अंग्रेज सजा सुना रहे हैं, ओपन खुला सजा सुनाया जा रहा था इनको, समझना। अब हुआ क्या, भारतीयों ने एक टीम बनाई, एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, भारतीय एडवोकेट्स की टीम तैयार होती है। भारतीय एडवोकेट्स की टीम में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं ये आपको मैं बताऊं। तो टीबी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू शामिल होते हैं, ठीक है। केएन काटजू शामिल होते हैं, एक सेकेंड, केएन काटजू शामिल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं, और इनमें एक शख्स शामिल होते हैं जिनका नाम है भूलाभाई देसाई। आप बोलोगे सर भूलाभाई देसाई के लिए आपने अलग पेन क्यों उठा ली? भाई यहां पे कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं? ठीक है, कॉन्सेप्ट है, फिर उठा लिया। अब देखो ये क्या, ये तो दल था, ये ग्रुप था इंडियंस के पक्ष में, आजाद हिंद फौज के पक्ष में। अब सोचो, पहले आंसर सोचो। सीआर दास इसमें शामिल नहीं है, मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, स्वराज पार्टी की नींव रखी थी, स्वराज पार्टी की नींव रखी थी। कब? तो 1923 के अराउंड, ठीक है, 1923 के अराउंड, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था इसके विरोध में। ठीक है, तो ये तो स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछ दे तो इसका आंसर से यहां पे दे दिया मैंने। ठीक है, एम.के. जिन्ना हम सबको पता है कि ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, ये तो हमको पता है। टीबी सप्रू तो इसके आंसर सीधी बात है, फिर बन गए तेज बहादुर सप्रू, आंसर बन गए। लेकिन तेज बहादुर सप्रू आंसर्स हैं मेरे मित्र, लेकिन तेज बहादुर सप्रू ने लीड नहीं किया था। लीड किसने किया था? ये लीड किए थे, अध्यक्ष कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। तो कभी पूछे कि भैया लाल किले मुकदमे में पक्ष का जो ग्रुप था, जो वकीलों को की अध्यक्षता कौन करता, लीड कौन करता था, तो वो भूलाभाई देसाई थे। आंसर्स क्लियर? तो भूलाभाई देसाई सटीक आंसर होते। अगर इनमें तेज बहादुर सप्रू जी के साथ भूलाभाई देसाई का भी नाम होता तो हम लोग भूलाभाई देसाई को टिक करते। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन भी बात इतने का। 8th नंबर क्वेश्चन पे आओ। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? एक्चुअली क्या हुआ था, कनिष्क पहली बात किस वंश का है ये बता देना। 78th ईस्वी में हमको पता है इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, यानी इसके राज्य का अभिषेक हुआ था, गद्दी पे बैठा था ये। तो ये तो भाई इसका राज्याभिषेक की तिथि हो गई, ये तो राज्याभिषेक की तिथि हो गई। ठीक, हमको तो इससे मतलब नहीं है। कनिष्क ने क्या किया था कि बौद्ध प्रतिमा को, एक बौद्ध प्रतिमा था कहां पे, मथुरा में, और इसको उठा के कहां लेते आया, सारनाथ। तो इसको सारनाथ में इसको स्टेब्लिश किया था, कहां से, मथुरा से। मथुरा हमको पता है बौद्धिज्म का हब है,
ठीक है, बौद्धिज्म, बौद्ध, मथुरा और गांधार कला शैली का नाम हम लोग तो सुनते ही हैं। अब देखो, ये घटना हुई है इसके शासन के तीसरे वर्ष, 3 ईयर के तीसरे वर्ष शासन की घटना ये, ठीक है। यानी बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो स्थापित किया गया सारनाथ में, ये तीसरे वर्ष की घटना है। तो 78 में तो ये खुद आया है, ठीक है, 3 वर्ष बाद ये घटना किया है। तो सिंपल सी गणित बताती है 78 3 81, तो ये 81 ईस्वी सन की घटना है। आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी इसका, ठीक है। अगला सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो सौराष्ट्र, आज का जो गुजरात वाला बेल्ट है वहां पे सौराष्ट्र में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, वो आप नाम बता सकते हो, लेकिन समय किसका था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का, हमको पता है मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ये दिमाग में चंद्रगुप्त मौर्य के ये राज्यपाल माने जाते हैं, ठीक है, सौराष्ट्र के राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये तो आप लोग बता दो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से इस झील का अशोक के द्वारा जीर्णोद्धार करा गया, यानी टूटा उटा रहा होगा तो थोड़ा सा जीर्णोद्धार करा, मरम्मत करा दिया। इसके बाद से इसका जीर्णोद्धार आके रुद्रदामन ने कराया था, रुद्रदामन। तो ये क्या हो गया, सुदर्शन झील से संबंधित राजाओं का नाम हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बिना बेगार के, तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करा था वो रुद्रदामन ने कराया था। आंसर क्या इसका, फिर रुद्रदामन है। आई बात समझ में, आंसर फिर इसका हो गया रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, खासतौर पे अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण तेजी से होता है, इसलिए उसने बाउंड्री एरिया को इसने स्ट्रॉन्ग करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। खिलजी की बहुत सारी इनिशिएटिव्स है। खिलजी के बाजार नियंत्रण जो इसका इनिशिएटिव है, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव माना जाता है। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उस पर, मतलब आने वाले समय में तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, मुझे पता है मिलेगा सॉरी, इसलिए मैं समय नहीं दे रहा हूं, ठीक। आगे आते हैं, देखो मंगोलों के आक्रमण बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इल्तुतमिश के समय सुना होगा कि मंगबर्नी भाग के आया था, ठीक है। मंगोलों ने बोला भाई शरण मत दो, तो इल्तुतमिश होशियारी दिखाता है और छोड़ देता है, ठीक है, इसको। लेकिन इल्तुतमिश के समय, ठीक है, इसकी सीमा नहीं पूछी। इल्तुतमिश के समय इसकी सीमा मैं समझ पा रहा हूं तो रावी थी, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपकी है अलाउद्दीन खिलजी के समय सीमा क्या थी, तो सिंधु नदी जो थी ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय बाउंड्री थी मंगोल और खिलजी के बीच। कल मैंने बताया था GKTSL दिल्ली सल्तनत का क्रम है, ठीक है। लोदियों में बताओ किसको हरा के, अच्छा बताओ, हमको पता है कि बाबर का जो युद्ध है उसका हमारा एक टिक है, पा मतलब पानीपत, खा मतलब खानवा, पाखा चल मतलब चंदेरी और घर मतलब घाघरा। ये 4 उसके युद्धों का क्रम है, 1526, 27, 28, 29 में। 1526, 1527, 1528, 1529। मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत के आगमन का जो क्रम है वो है GKTSL, L मतलब लोदी। तो वो कौन सा लोदी शासक था जिससे बाबर ने पानीपत यानी पा का लड़ाई लगा 1526 में, वो आप बता सकते हो। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, और कोई लोदी जो आप समझ पाओ, ठीक है। अगला है आपका महबूब ए इलाही कहलाता है। 4 संतों का नाम लिखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद का नाम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही नाम पे कुतुब मीनार रखा गया है, ठीक है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से नाराज होकर ये साम्राज्य छोड़ के जा रहे थे, इसलिए इन्हें समझाया गया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इनके नाम पर ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई, ठीक है। ये एक स्टोरी है। इसके सही आंसर मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जाना चाहेंगे तो इसका आंसर है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया इसके सटीक आंसर है, ठीक है। इसके सटीक आंसर कौन है, शेख निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में 2 स्टेटमेंट बहुत फेमस है। एक तो इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था,
पेपर में ये क्वेश्चन बन के आया है। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भी अपने गुरु की तरह दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, दोनों ने देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने, कल मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक को, जीटी यानी गुजरात टाइटंस नहीं, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त। ये कल मैंने समझाया था आपको, ठीक है। आगे बात, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में 1-2 फैक्ट्स मैंने और भी बता दी कल। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे, दिमाग में रखना, ठीक है। और ख्वाजा उस्मान हरूनी को, ख्वाजा उस्मान हरूनी बहुत ही मतलब दयालु हृदय के थे, प्रेम में ट्रस्ट रखते थे, ईश्वर और लोग जो है उनके बीच में प्रेम रहना चाहिए, जुड़ाव के लिए, ठीक है। इसी के लिए उनको सुल्तानों का औलिया या सुल्तानों का राजा या संतों का राजा कहा जाता था, ठीक है। सुल्तानों का औलिया ऐसा कुछ बोला जाता था इनको, ठीक है, ख्वाजा, ठीक। अगला आपका है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में। तो भैया महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 साल में काम पूरा हुआ था, अकबरनामा पूरा हुआ था 7 साल में, ठीक है। दस्तारबंद निगार कौन थे? सूफी संत थे, मलिक थे, उलेमा थे या खान थे? तो न सूफी संत थे, न खान थे, न मलिक थे, ये उलेमा थे। वो सफ़ेद पगड़ी वाले लोग याद है, वो थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमान की उपाधि दी थी? सीधा आंसर बोलता हूं उसका, तो जहांरा, फैक्ट्स था तो इसलिए मैंने डायरेक्टली समझा दिया। हम होता है औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है, और यहीं से आपका 1707 के बाद से आपका लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। कभी लेटर मुगल पीरियड पे क्वेश्चन आएगा तो लेटर मुगल पीरियड के शासकों के बारे में बता देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं समझा दूंगा। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आप लोग को समझ में आई हो। मैंने कोशिश की कि जो बेस्ट वेज हो वो आपको बताएं, बेहतरीन तरीके से बताएं। देखिए, जिनको भी हिस्ट्री से डर लग रहा हो, जो भी, अभी चूंकि आपके पास समय है, आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। अपनी अगर आपकी तैयारी उम्मीद करेंगे बेटर हो, लेकिन अगर उसे और बेहतरीन बनानी है, आप 2 काम जरूर करना। एक तो आप टेस्ट सीरीज पे काम बहुत बेहतरीन करो। मैं हमेशा कहता हूं टेस्ट सीरीज आपको खूब ढेर सारी लगानी, जितना आप लगा पाइए। इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म यूपीएससी हिंदी, ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी की जो टीम है उसकी देखरेख में तैयार होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट, गूगल मीट के थ्रू ये टेस्ट हम लोग कराते हैं, आप इससे जुड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास तरीका है, यूपीएससी ने प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम है प्री टाइम बैच। ये हमारा बैच है, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। इससे आप लोग जुड़ सकते हो। इसमें जो हिस्ट्री की क्लास है वो मेरे ही द्वारा कराई गई है, ठीक है। हिस्ट्री क्लास मेरे द्वारा कराई गई है, इकोनॉमिक्स का रमन सर ने कराई है, पॉलिटिकल क्लास प्रकाश सर ने कराई है। इस तरीके से सारे टीचर्स ने अपनी क्लासेस, शुभम सर ने अपनी साइंस की क्लास कराई है, सारे ने अपनी बेहतरीन तरीके से क्लासेस को आप लोग के सामने रखा है। अराउंड 22 क्लासेस में मैंने हिस्ट्री कंप्लीट की है। हमको पता है 30 की करीब में क्वेश्चन अकेले हिस्ट्री से आता है। करंट अफेयर मैंने आइदर्ष्टि आप लोगों को कराई थी, अभी कराऊंगा भी कुछ, ठीक है। तो जाहिर बात है कि अराउंड 60 क्वेश्चन तो मैं ही कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई गई है, और भी डिटेल में अगर देखना है तो आप यहां पे जा सकते हो। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है, ठीक है। तो अगर बैचेस से जुड़ना है तो सबसे बेस्ट तरीका, यहां पे नंबर लिखा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल ना उठे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।